गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने प्रीवियस पेपर के 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। और आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6 और 7 हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होगा। यानी कि जो सर्कल है ना, यानी कि जो वृत्त है, इसके 2 सिरों के क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी कि नियामक दे रखा है। वो भी क्या दिया जी, तो ये नियामक मान लेते हैं कि मेरा 2 और 3, और ये है मेरा -6 और 7। तो बोल रहा है कि इसके ना केंद्र का नियामक क्या होगा, यानी कि सेंटर का नियामक निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते कि मेरा सेंटर O है और इसका नियामक जो है क्या है, x और y है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ये y1, ये हो जाता है x2, y2। तो इसके हिसाब से मान लेते हैं इसको x3 और y3, ठीक है। तो हमको ना x3 और y3 का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज आपको पता है ना कि ये जो, अगर मान लेते हैं कि ये व्यास है, तो जो सेंटर होता है ना उसके बीच में होता है, यानी कि यहां से यहां तक अगर मान लेते हैं कि 2 है तो ये 1 हुआ और ये 1 हुआ, है ना। चलिए, तो इसके ना केंद्र का नियामक निकालते हैं। तो x3 हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि इसके बीच में होता है ना, इसके बीच में होता है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किए हैं। और y3 क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इसका वैल्यू रख देते हैं और जो इसका मान आएगा वही मेरा क्या होगा, केंद्र का नियामक होगा। तो रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 और -6, 2 और -6 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा -4 अपॉन 2, यानी कि -2। और इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और +7 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2, यानी कि 5। अब देखिए x3 का वैल्यू क्या है, -2, और y3 का वैल्यू क्या है, 5। यानी कि मेरा नियामक क्या निकला जी, तो मेरा नियामक निकला -2 और 5। तो ऑप्शन में मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हुआ, क्योंकि इसके नियामक देखिए क्या है, -2 और 5, ठीक है। चलिए अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल है BC के। यदि AP 3, BP 2, AQ 6 और QC 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में क्या है कि थेल्स थ्योरम को पहले देख लेते हैं, है ना। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में सेम वही चीज है, क्या है, PQ। मान लेते हैं कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो PQ क्या है जी, ये पॉइंट P हो गया, ये मेरा Q हो गया। PQ क्या है, AB और AC पे क्रमशः है, जिससे PQ पैरेलल है किसके, BC के। तो अब थेल्स थ्योरम लगा लेते हैं। तो क्या होता है, AP अपॉन PB इक्वल टू, ये हो जाएगा AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। बस कुछ नहीं करना, इस पे इसका वैल्यू रख देते हैं, x का मान निकल के आ जाएगा। AP का वैल्यू कितना है, 3, PB का वैल्यू कितना है, 2, AQ का वैल्यू कितना है, 6, और QC का वैल्यू कितना है, x। अब x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या कहते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3x 12, तो x क्या है, 4। अब देखिए x का मान क्या है, 4, यानी कि मेरा ऑप्शन बी नंबर सही हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ठीक है। एक हो गया A B C
सी, दूसरा हो गया पी क्यू आर। तो इनका ना क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। अब क्या करना है ना, बस ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो हम पढ़ते हैं ना कि जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है तो उसके ना साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो चलो वही कर देते हैं, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये मेरा एम है और ये मेरा एन है, तो क्या हो जाएगा ए एम अपॉन ए एन का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखिए इसका तो अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 9:4 दे रखा है। और ये ए एन अनु बाई ए एन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जगह में क्या होगा, रूट चढ़ेगा ना। तो ए एम अपॉन ए एन क्या होगा, √9/4, यानी कि ये बचा 3/2। देखिए तो 3:2 में कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, यानी कि किस एंगल पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसको पाइथागोरस थ्योरम पे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है ना। ये भी यहाँ पे क्यू होना चाहिए और ये आर, क्योंकि मेरा क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर। अगर ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है ना, सिद्ध कर रहा है, तो मेरा एंगल आर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मेरा एंगल आर क्या होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस एच है, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो पढ़े है ना, एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है ना। तो उसी से क्या हुआ, एंगल आर मेरा 90 डिग्री हुआ, तो ऑप्शन सी सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। बोले ना कि दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कैसे कट करके बाहर निकल जा रही है। देखिए इसको प्रतिच्छेद की है ना, तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। लेकिन यही अगर यहां से यहां तक सिर्फ स्पर्श करती तो इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, अगर यही बाहर से इसको टच करके निकल जाती तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर सही होगा, क्योंकि क्या है, ये छेदक रेखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, यानी कि ये क्या मेरा AB जीवा है, केंद्र पर कितना जी, 60 डिग्री का कोण अंकित कर रहा है, और AB के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कोण क्या होगा। अब देखो AB के द्वारा जो स्पर्श रेखा बनाया गया है बिंदु P से, उसके बीच का एंगल कितना होगा, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि APBO क्या है, एक मेरा चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल A और एंगल B क्या है, तो ये क्या है कि स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या। जब कोई स्पर्श रेखा और कोई त्रिज्या के बीच का जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एंगल O दे रखा है कितना, 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। P का वैल्यू कितना है, x, और ये क्या है, 90 डिग्री, इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। अब क्या करना, सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 240 डिग्री प्लस में x डिग्री इक्वल टू 360। x इक्वल टू कितना है,
40 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। ये मेरा x का वैल्यू आया, यानी कि a और b जो है इसके द्वारा जो खींची गई स्पर्श रेखा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी मेरा क्या हुआ, सॉरी ऑप्शन डी मेरा क्या हुआ? सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ही सभी लोग क्या रहते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो ये मेरा क्या हुआ? एक वृत्त हुआ। देखो वृत्त हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि इसमें ना अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा अनंत। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहां पे तुम्हारा होगा 1। कब? जब किसी वृत्त की एक बिंदु पर बोलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? तो ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। स्क्वायर को जो हटाएंगे तो इधर क्या होगा? रूट होगा ना, तो क्या होगा? सेक ए इक्वल टू ओवर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए इसके बराबर में क्या होगा? सेक ए होगा ना, यानी कि मेरा बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो इसको भी फॉर्मूला बनाने के लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हम करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, है ना। तो क्यों ना इसको हम इसके में कन्वर्ट करते हैं कॉट में, तो होगा ना 90 माइनस थीटा पे। तो ले लेते हैं इसको कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अभी हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा 10 है तो कॉट लिख सकते हैं ना, तो कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब देखो तो इस फॉर्मूले पे दिख रहा है ना, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं जी? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रही है? 20 cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब देखो ये तो और इजी क्वेश्चन है ना। इसको भी क्या करते हैं ना, सेम कर लेते हैं। ये 48 है ना, तो इसको भी 48 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं ना कि cos 48 डिग्री माइनस साइन में से क्या करें? 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या बचेगा? 48 डिग्री। तो ये क्या होगा? cos 48 डिग्री माइनस ये भी हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब देखो दोनों सेम है तो कट जाएगा ना, तो मेरा क्या बचा? 0, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा।